हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका 5 पैक के अगले सेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इसके बाद अगले या उसके अगले 1-2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा मोल। चलो, तो इस सेशन में हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं। 5 पैक या कोई भी मटेरियल है, कुछ भी है, तो उसे आप एक्सेस कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ठीक है ना? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेनली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टोइकोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन के लिए, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोइकोमेट्री। अब ये स्टोइकोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये बात हम पहले समझ लेते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन दी होती है, तो उसमें रिएक्टेंट किस में जाता है, प्रोडक्ट में जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्शन है। अब रिएक्शन हो सकता है बैलेंस ना हो, बट बैलेंस नहीं है तो भी जो इधर लिखा है उसे रिएक्टेंट बोलेंगे, इधर लिखा हुआ है प्रोडक्ट बोलेंगे। पहला काम होगा हमारा रिएक्शन को बैलेंस करना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमें क्लियर होने चाहिए। अगला पॉइंट, अगर मान लो हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, फॉर एग्जांपल यहां पे देखो ये रिएक्शन दी हुई है, इसको करते हैं बैलेंस। तो यहां पे हम H2 दो है, ऑक्सीजन है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद यहां पे इस रिएक्शन के जो स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं, जैसे H2 का कॉफिशिएंट 1 है और O2 का कॉफिशिएंट हाफ है, तो ये H2 के कॉफिशिएंट को 1 बोलेंगे, O2 के कॉफिशिएंट को हाफ और H2O के कॉफिशिएंट को 1। इसे इस तरीके से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। अब आगे बढ़ो। कई बार जो स्टोइकोमेट्री के सवाल आते हैं उसमें रिएक्शन डायरेक्ट नहीं दी जाती, लैंग्वेज के फॉर्म में दी जाती है, तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता होने चाहिए। बड़े बड़े एग्जाम में ये चीज लैंग्वेज में होती है। क्या है जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, CaCO3 को हीट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, CaO सॉलिड बनता है और CO2 गैस बनती है, ये हमें पता होना चाहिए। हेबर्स प्रोसेस क्या होती है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, सब के सब गैस है, ये होती है हेबर्स प्रोसेस। MgCO3 को भी हीट करोगे तो MgO प्लस CO2 बनेगा, ये है हमारे पास अगला। H2 इज मीन Cl2 विद द HCl इज फॉर्म। अगर ऐसी लैंग्वेज यूज करें तो हम आगे लिख लेंगे H2 प्लस Cl2 और बन क्या रहा है HCl। अब बैलेंस करना है तो इसको हम क्या कर दे, हाइड्रोजन हाफ तो बैलेंस हो गया, Cl को हाफ तो ये बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन आ गई। तो रिएक्शन लिखना बैलेंस। अगली मैग्नीशियम बॉन्ड विद ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देंगे, है ना, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज फिल्ड इन स्टील वेसल। अब H2 और O2 को रिएक्टेंट में लिख रहा है, एक्सप्लोड टू वाटर इज फॉर्म, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है H2। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमने देख लिया, अब इसे बैलेंस कर दो तो यहां पे आ गया हाफ। इस तरीके से कोई भी रिएक्शन, अच्छा कंबसन रिएक्शन में हमेशा हम याद रखेंगे, कंबसन रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जैसे C3H8 है तो C3H8 को कंबसन के लिए हमेशा ऑक्सीजन का यूज करेंगे, और हाइड्रोकार्बन अगर है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलाने पे हमेशा CO2 गैस में बनेगा और H2O हमेशा याद रखना लिक्विड में। अब इस रिएक्शन को हम कर देंगे बैलेंस। तो कभी भी कंबसन रिएक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो 6 और 4 10, तो यहां पे कर देंगे 5। इस तरीके से कभी भी कंबसन रिएक्शन बैलेंस करेंगे। ऐसी कई रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ PbO एंड HCl। तो अगर मान लो PbO है प्लस HCl, अब इसका प्रोडक्ट बनाना है तो ये आयनिक रिएक्शन है, तो पहले इसको आयन में तोड़ देंगे, Pb प्लस 2 और O माइनस 2। H2O को तुम्हें पता है आयन में H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। अब इसके प्लस को, अब यहां पे सॉरी ये H2 मैंने लिख दिया, यहां पे है HCl, है ना, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, करेक्ट करके लिखते हैं। यहां पे देखो, अगर मान लो हमारे पास कभी भी रिएक्शन आती है जैसे PbO प्लस HCl, तो आयनिक रिएक्शन है, आयन में तोड़ दो, ये Pb प्लस 2 हो गया, O माइनस 2 हो गया, ये हो गया तुम्हारा H प्लस और ये हो गया Cl माइनस। अब इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो ये PbCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। कुछ इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, आयन करा के हमें कुछ प्रेसिपिटेशन की नॉलेज होनी चाहिए, आगे बॉन्डिंग वगैरह में ये नॉलेज होगा। आगे देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी रिएक्शन हमने देख। तो कई लैंग्वेज दी है, कुछ लैंग्वेज दी है, इनको अपने से लिख के भी तुमको देखना है। तो मैंने कहा सवाल में लैंग्वेज कई बार दी होती है, रिएक्शन डायरेक्ट नहीं दी होती और कई बार दी भी होती है। चलो अगला पॉइंट, अब अगर कोई भी रिएक्शन हमने देख ली, उसको बैलेंस कर लिया, तो अगले पॉइंट में हम उसमें मान लो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, अगर हमारे पास ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, यहां पे देखो,
तो इस बैलेंस रिएक्शन में हम सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल को रिलेट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मोल रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, लाइक ए ले लिया और सी ले लिया हमने, और दोनों के मोल को रिलेट करना है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे इसे मोल ऑफ ए, मोल ऑफ ए को हम मोल ऑफ सी से एक इक्वेशन से लिखना हमें आना चाहिए। ए को यहां लिख देंगे, सी को यहां। ए में सी के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई, ए में सी के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई और सी में ए के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन जब हमारी बन जाएगी तो कोई भी सवाल आएगा जो हमें गिवन होगा और जो फाइंड करना होगा उसमें रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कभी भी सवाल में एक रिएक्टेंट दिया है फॉर अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी है 2B + C, ये रिएक्शन दिया। अब यहां दिया 6 मोल ऑफ ए आर टेकन, हमें ए के कितने मोल दिए हैं? 6 मोल दिए हुए हैं सवाल में, और पूछा है बी के कितने मोल होंगे, सी के कितने मोल होंगे। तो सीधे जब भी हमें मोल एक का दिया हो, बाकियों के मोल निकालना हो, तो मोल रिलेशन लिख देंगे। तो ए और बी में पहले हम मोल रिलेशन लिख देंगे। तो मोल रिलेशन क्या आ जाएगा? ए और बी में मोल ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और बी का स्टोइकियोमेट्रिक इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए का मोल हमें दिया तो 2 × 6 इज इक्वल टू मोल ऑफ बी × 3। तो यहां से मोल ऑफ बी जब हम देखेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी टाइप से हम सी के मोल को भी कैलकुलेट करेंगे, यानी किसी एक का मोल दिया तो सभी के मोल हम मोल रिलेशन से निकाल सकते हैं। ये देखो अगला सवाल हम जिससे करते हैं, कई बार मोल मैप को इसमें ऐड कर देता है। जैसे इसमें ये रिएक्शन दी है, इसमें इतने लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है, यानी वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है। इस कितना दिया? 22.8 लीटर। तो मोल से हम मोल ऑफ H2 गैस आसानी से निकालेंगे। 22.8 है, सॉरी 44.8, ये हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम यहां से देखो आसानी से जो हमको दिया हुआ है, हमको क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ H2 कितना दिया? 20, सॉरी फिर से ये कितना है? 44, ये है तुम्हारा 44.8। तो इसको 44.8 लीटर है। तो इससे हम मोल ऑफ H2, हमेशा मोल आगे मोल मैप का यूज करके निकालेंगे, जो हमने शुरू में लिखा था 22.4, तो ये आ गया 2। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें 2 दिए हुए हैं एंड फाइंड द मास ऑफ अमोनिया। तो पहले मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो NH3 और H2 में मोल रिलेशन लगा देंगे। तो मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2। H2 का स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। NH3 का स्टोइकियोमेट्री, अच्छा हमें एक गलती नहीं करनी कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। पहला काम हमें पहला ही दिमाग लगाना है कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब देखो रिएक्शन अगर बैलेंस रखनी है तो N2 + 3H2 होगा, यानी इस रिएक्शन को हम बैलेंस करके लिखेंगे। अब बैलेंस्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2NH3 gives N2 + 3H2। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस करनी पड़ेगी, ये गलती नहीं करना है। तो NH3 का स्टोइकियोमेट्री अब कितना है? 2, तो वो H2 में मल्टीप्लाई। H2 का स्टोइकियोमेट्री ये H2 होगा, तो H2 का स्टोइकियोमेट्री 3, इसमें मल्टीप्लाई। अब H2 के मोल हमें कितने आए हुए थे? 2, तो मोल ऑफ NH3 कितना आ जाएगा? 4/3। तो हमें आसानी से मोल आ गया। अब मास हम मोल मैप से निकाल देंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो कभी भी इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है, ये क्वेश्चन तुम्हें अपने से करना है, सेम मेथड है। अब देखो अगर मान लो सवाल में रिएक्टेंट केवल एक रहता है तो हम मोल रिलेशन से डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर कभी भी रिएक्टेंट हमारे सवाल में मोर देन 1 रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, तब हम सवाल में एक कंसेप्ट लगाते हैं, दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, आओ इसको देखते हैं। यानी अगर मान लो कभी भी सवाल के अंदर 2 रिएक्टेंट है, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन दी है N2 + 3H2 gives 2NH3। अब ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें हमें 2 रिएक्टेंट दिए हैं, 2 रिएक्टेंट। तो 2 रिएक्टेंट में कोई एक रिएक्टेंट रिएक्शन चलने के दौरान पहले ही खत्म हो जाएगा, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये पता कैसे करेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? तो पहले T = 0, यानी एकदम शुरू में जब रिएक्टेंट डाले तो मोल्स लिख देंगे, 6 मोल नाइट्रोजन एंड 6 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहां पे मोल ऑफ हाइड्रोजन आगे हमें निकालना पड़ेगा 6/2, यानी 3 मोल दिए।
तो एक का हमें 6 मोल दिया है, एक का 3, ये हम मोल्स में लिख लेंगे। अब इसके बाद इन दोनों में कोई एक पहले खत्म हो जाएगा, जैसे ही कोई एक खत्म होगा उसे कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके खत्म होते ही रिएक्शन रुक जाएगी। तो देखो अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए कभी भी मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। जैसे N2 के लिए मोल कितना दिया हुआ है 6, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। H2 के लिए मोल कितना दिया हुआ है 3/3, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहां पे तुम्हें दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या आ गई लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जो वैल्यू कम आए मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो जिसके लिए कम आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट, तो H2 हो जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। अब जैसे ही H2 लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो अब तुम्हें क्या निकालना था, अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालिए, अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, तो दूसरा पार्ट हम मोल रिलेशन लगाएंगे। मोल रिलेशन ऑलवेज, जब भी हम मोल रिलेशन लगाएंगे ऑलवेज विथ लिमिटिंग रिएजेंट लगाएंगे, जिसको हमें निकालना है उसका मोल रिलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के साथ निकालेंगे। जैसे अमोनिया एंड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे कौन है H2, इसका मोल रिलेशन लगाएंगे, तो मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2। H2 का कोफिशिएंट कितना है, H2 का कोफिशिएंट है 3, इसमें मल्टीप्लाई, NH3 का कोफिशिएंट है 2, इसमें मल्टीप्लाई। अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट H2 की वैल्यू रख देनी, कितनी है लिमिटिंग रिएजेंट के मोल की वैल्यू, मोल की वैल्यू, हम रेशियो की वैल्यू नहीं रखेंगे, मोल की वैल्यू रखेंगे। तो 3 इंटू मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2 कितना है 3 इंटू 2, तो यहां से मोल ऑफ NH3 कितना आ जाएगा, दैट विल बी 2 आ जाएगी, यानी अमोनिया का कितना मोल बनेगा 2 मोल बनेगा। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, अगर हमसे ये पूछ ले, अब देखो प्रोडक्ट के मोल हमेशा इसमें क्या होने वाले हैं, बनने वाले हैं, लेकिन रिएक्टेंट कंज्यूम, तो अगर हम थर्ड वाला पार्ट निकाले मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, तो फॉर कंज्यूम्ड मोल मेक मोल रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। हम रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट से मोल रिलेशन निकालेंगे तो कंज्यूम्ड मोल निकलेंगे। कैसे, हमें कंज्यूम्ड मोल रिएक्टेंट में कोई एक ले लो, मान लो N2 ले लिया, तो N2 एंड, क्योंकि H2 तो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो पूरा खत्म हो गया, नहीं वो तो पूरा कंज्यूम होगा, तो कंज्यूम्ड मोल H2 के तो कितने आ जाएंगे, पूरे के पूरे आ जाएंगे, यानी कितने 3 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। पर N2 के अगर हमें निकालने हैं कि कितने कंज्यूम हुए, तो हम मोल रिलेशन लगा देंगे N2 एंड NH3 के बीच। तो यहां से देखो मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3, NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2, और N2 का कोफिशिएंट कितना है 1। अब देखो मोल ऑफ N2, मोल ऑफ N2 हमें कितना दिया हुआ है, मोल ऑफ N2 हमें दिया हुआ है 2 इंटू 6 इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3, तो यहां से आ गया ये 12 मोल NH3 का। ओ कुछ तो यहां पे हम लोगों ने एरर कर दी है, रुक जाओ इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे हमने कहा कि यहां पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मोल ऑफ N2 NH3 के बीच मोल रिलेशन लगाना है, तो N2 का मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3, NH3 का स्टोइकियोमेट्री कितना 2 है, सॉरी, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई, इसमें कितना 1। अब NH3 का मोल लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, अच्छा NH3 से, सॉरी मैंने ये यहां पे हमको किससे मोल रिलेशन लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट से, मैंने NH3 से लगा दिया है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट हमें कौन है, यहां पे H2 दिया हुआ है, तो हमें H2 से मोल रिलेशन लगाना है, H2 से, तो मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल ऑफ N2 लगा देंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के साथ हम मोल लगाएंगे, H2 तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये हमने देख लिया था, तो N2 का स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई, H2 का स्टोइकियोमेट्री कितना है 3 से मल्टीप्लाई। अब मोल ऑफ N2 कितना है, मोल ऑफ N2 हमें निकालना है, मोल ऑफ H2 लिमिटिंग रिएजेंट के कितने मोल्स हैं 3, पूरे कंज्यूम हो रहे हैं, तो मोल ऑफ N2 कितना आ जाएगा 1, ये 1 जो मोल आएंगे वो कंज्यूम्ड मोल होंगे, कंज्यूम्ड मोल, यानी H2 तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, बट N2 के अगर हमने 6 मोल लिए थे तो 1 मोल कंज्यूम हुआ, तो बचेंगे कितने 6 माइनस 1 बच जाएंगे, यानी रिएक्शन खत्म हो रहे होते मोल ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट में केवल H2 के तो मोल कितने बचेंगे 0, बट
N2 के मोल कितने बचने वाले हैं 6। ये कंसेप्ट होता है कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट में, ये लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अगर कई बार सवाल हमें दूसरे मेथड से सॉल्व करना है, इसी सवाल को जो हमने अभी मोल रिलेशन से सॉल्व किया था उसको एक लाइन में सॉल्व करना है, तो हम सेकंड मेथड जिसको t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t और t इक्वल टू इन्फिनिटी बोलते हैं वो देखते हैं। देखो यहां पे मान लो हमें कोई रिएक्शन दी है, जैसे हमें रिएक्शन दी है 2a प्लस 3b गिव्स c प्लस 4d, ऐसे कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। अब अगर हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो t इक्वल टू 0 पे पहले हम इनके मोल्स रखेंगे। जैसे t इक्वल टू 0 पे a के कितने हैं 8 मोल, b के कितने हैं हमें यहाँ पे 18 मोल, और इन दोनों के 0 मोल्स है। अच्छा, अब हमें सारी चीजें निकालनी है कि कितना रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। पहले हमें यहाँ हमेशा इनमें यह निकालना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए ए के लिए हम मोल लिखेंगे उसका 8 और स्टोइकियोमेट्री ए की कितनी है 2। बी के लिए मोल लिखेंगे कितना 18 अपॉन स्टोइकियोमेट्री 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 6। अब इन दोनों में ये वाली वैल्यू लेस है तो हम कहेंगे ए यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी ये पूरा खत्म होने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया। अब t इक्वल टू 0 पे सबके मोल आगे हम लिखते हैं, उसे t इक्वल टू 0 का एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब किसी सवाल को सॉल्व करने में ये मेथड सबसे आसान होता है। दूसरा t इक्वल टू t लिखते हैं, यानी जब रिएक्शन चलेगी तो ये 8 रिएक्ट होगा तो -2x कर देंगे, इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है इंटू x, इतना रिएक्ट करेगा। इसे क्या लिखेंगे 18 - 3x, इसे क्या लिखेंगे x, इसे कितने लेंगे 4x। ये एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, x यानी कंज्यूम हो रहा है इस तरीके से रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए मैंने 0+ लिख दो, इसको 0+ में बढ़ रहा है। अब देखो, अब इनमें से x की वैल्यू निकालें के हमें रिएक्शन अगर कंप्लीट कराना है तो t इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी यानी रिएक्शन कंप्लीट करानी है। अब चूंकि हमें लिमिटिंग रिएजेंट यहां पे पता है कि a है, तो a के मोल एट लास्ट मोल्स ऑफ a इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। जब रिएक्शन खत्म होगी तो a के मोल 0 होने चाहिए, ये कंडीशन हम इस पे डाल देंगे तो हमें x मिल जाएगा, यानी 8 - 2x को हम क्या कर देंगे 0, तो x आ जाएगा 4, x आ गया 4। अगर x 4 आया तो x की वैल्यू जैसे ही हम इसमें रखेंगे ये 0 आ जाएगा, ये 4 3 जा 12, ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 और ये आ जाएगा 4 4 जा 16, यानी कि d के 16 मोल बनेंगे, c के 4 मोल बनेंगे, b के 6 मोल बच जाएंगे और a के 0 मोल। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी का एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, रिएक्टेड कितने रिएक्टेंट हुए कितने रिमेनिंग हुए, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टेक्निक को ध्यान रखते हुए इस टेक्निक से हम सारे सवाल ज्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ जाओ आगे, अगला कंसेप्ट आता है परसेंटेज यील्ड का। अब ये परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है और फॉर्मूला क्या होता है। देखो, कोई भी रिएक्शन चलती है जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो जरूरी नहीं है कि पूरा रिएक्टेंट से थ्योरेटिकली जो हमने अभी तक सॉल्व कर रहे थे मोल रिलेशन से, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली उतना बने। जैसे तुम्हें पता है कि कोई आइडियल चीज जो हम लिख के निकालते हैं, जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट उतना मिले, उससे थोड़ी सी कम तक ही हम अचीव कर पाते हैं। जैसे तुम सोचते हो कि आज इतना काम करना है पर कर उससे थोड़ा कम पाते हो, वैसे ही परसेंटेज यील्ड इसी के लिए डिफाइंड है कि एक्चुअल में कितना परसेंटेज हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम उसका एक्चुअल या प्रैक्टिकल मोल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100 करते हैं। अब सवाल कैसे आते हैं, एक सवाल से देखते हैं। यहां पे देखो, यहां दिया है कि हेवर्स प्रोसेस होता है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये रिएक्शन होती है। अब इसमें 6 मोल ऑफ N2, इसके t इक्वल टू 0 तुरंत तो इसके 6 मोल रख दोगे, मिक्स्ड विद 9 मोल्स, इसके 9 मोल और 2 मोल, अब इसका 0 है। अब ये बोल रहा है यहां सवाल में जो दिया हुआ है कि प्रैक्टिकली 2 मोल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड, जो सवाल में दिया उसे प्रैक्टिकली लेंगे डेटा, हम कहेंगे प्रैक्टिकली 2 मोल NH3 बना, ये सवाल ने बोल दिया। अब ये बोल दिया तो ये प्रैक्टिकली एक्चुअल में इतना मोल बन रहा है, बट अगर हम इस रिएक्शन से सॉल्व करते तो कितने मोल आता। तो पहले तो ये अगर t इक्वल टू 0 का एक्सप्रेशन है, इसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते तो N2 के लिए मोल 6 अपॉन स्टोइकियोमेट्री 6 आता, H2 के लिए हम देखते तो 9/3 कितना आ जाता 3, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता।
ये हो जाता लिमिटिंग रीजन। अब t इक्वल टू टी लिखते तो 6 माइनस एक्स 9 माइनस 3x और ये कितना हो जाता है 0 प्लस 2x। अब यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट को हम कर देते हैं 0, तो 9 माइनस 3x को हम कर देंगे 0, तो x यहां से आ जाएगा 3। जैसे ही हम x को रखेंगे 3 तो तुम देखोगे कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये कितना बचेगा 3, ये कितना हो जाएगा 0 और ये 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितने मोल रिएक्ट होंगे, कितने बनेंगे। तो अमोनिया के हमें देखना है कितने मोल एक्चुअल में थ्योरेटिकली, ये जो मोल आएंगे वो थ्योरेटिकल मोल्स होंगे, है ना। अगर हमें मोल में से परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इंटू 100 लगाते हैं। तो एक्चुअल में कितने सवाल में दिए हुए हैं 2 अपॉन थ्योरेटिकल 6 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 33.33%। तो कभी भी अगर कई बार हमें यील्ड दिया होता है एक्चुअल मोल पूछ लेता तो ये रख देंगे, ये निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें कई बार सवाल पूछता है। चलो अब एक और कंसेप्ट आता है, कई बार रिएक्शन प्रोग्रेस। तो कई बार याद रखोगे परसेंटेज यील्ड कोई हम क्या बोलते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है ना। परसेंटेज यील्ड कोई हम क्या बोलते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। अगर बोलते हैं रिएक्शन 80% प्रोग्रेस हुई है तो इसका मतलब हमें परसेंटेज यील्ड दी हुई है, उससे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो ये सवाल दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है 2a प्लस 3b गिव्स c प्लस 4d। अब ये बोल रहा है कि a एंड b इसके t इक्वल टू 0 पे लिख दें, 4 मोल 6 मोल तो इनके 0 मोल आर टेकन इनिशियल, प्रोग्रेस अकर्स 80%। तो यानी परसेंटेज यील्ड हमें दी है कितनी 80% दी हुई है। तो हमें निकालना है फाइंड मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन, यानी एक्चुअल मोल बताने हैं। एक्चुअल मोल्स कितने होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। तो कोई नहीं, आगे हम थ्योरेटिकल मोल्स लिखेंगे। कैसे, t इक्वल टू 0 t इक्वल टू t लिखेंगे 4 माइनस 2x 6 माइनस 3x 0 प्लस x 0 प्लस 4x, x के टर्म्स में इसको लिख देंगे। फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है, तो ये 4/2 आएगा, 3 बाय ये भी 2, यानी दोनों ही एक साथ खत्म हो रहे हैं। यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट दोनों ही एक साथ हैं लिमिटिंग रिएजेंट, या बोल दो कि दोनों में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं। जब लिमिटिंग रेशियो की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम बोलते कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, मतलब दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। तो इनमें से कोई भी हम 0 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 माइनस 2x इक्वल टू 0 कर दो, x आ जाएगा 2। x को 2 रखते ही ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये 2 आ जाएगा और ये 8। यानी जब रिएक्शन खत्म हो गई तो 2 और 8 मोल बनेंगे। ये थ्योरेटिकल मोल्स होंगे। ये कौन से मोल होंगे थ्योरेटिकल मोल्स। कितने थ्योरेटिकली बनेंगे 2 और 8 मोल बनेंगे। जबकि हमसे पूछा क्या है यील्ड दी है 80%, तो परसेंटेज यील्ड कितनी दी है 80%। तो अब जो एक्चुअल मोल हमें लिखने हैं यहाँ पे एक्चुअल मोल लिखने हैं वो 2 का 80%, 2 का 80% के लिए 0.80 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 में 0.80 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर जितने मोल आए उसमें एक्चुअल में प्रोडक्ट के 80% यानी ये 1.6 मोल बनेगा और ये कितना बनेगा 6.4 मोल। तो इस तरीके से ये एक्चुअल मोल होंगे, क्योंकि रिएक्शन पूरी 100% जा ही नहीं रही। थ्योरेटिकल मोल का मतलब रिएक्शन अगर 100% चले तो इतने मोल मिलेंगे, पर थ्योरेटिकल के बाद अगर परसेंटेज 80% है, जितने मोल आए उसका 80% यानी 0.80 का मल्टीप्लाई। चलो अब परसेंटेज प्यूरिटी, लास्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं परसेंटेज प्यूरिटी। परसेंटेज प्यूरिटी क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमें किसी दुकानदार ने बेचा तो एक्चुअल में उसमें प्योर मास या प्योरिटी कितनी है वो चीज कहलाती है परसेंटेज प्यूरिटी। तो आओ चलो देखते हैं, एक सवाल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो सवाल में तुम्हें क्या दिया हुआ है कि एक CaCO3 यानी चूना दिया हुआ है। तुम गए दुकानदार के पास चूना खरीदने, तो CaCO3 उसने 5 ग्राम नाप के दे दिया, पर घर आके लगा तुम्हें कि यार उसने कहीं चीट तो नहीं कर दिया मुझे, चलो इसे करते हैं चेक। तो तुमने उस 5 ग्राम चूने को जो सैंपल जो तुम्हें ये दिया हुआ था उसने कितने का लेबल लगा के दिया तुम्हें 5 ग्राम का। अच्छा, अब तुम इसे एक्चुअल में कितना है ये पता करने के लिए तुमने क्या किया, इसकी केमिस्ट्री यूज की, CaCO3 को आगे गर्म कर दिया। तुम्हें पता था कि जैसे ही हम गर्म करेंगे तो CaCO3 में से क्या होता है कि CO2 गैस उड़ जाती है, CO2 गैस उड़ जाती है और केवल CaO बच जाता है।
ठीक है ना। तो अब तुमने क्या किया, ये जो CO2 गैस उड़ी या रिमूव हुई, इस CO2 गैस का तुमने वॉल्यूम एट STP मेजर किया और वही सवाल में दिया है। कितना दिया है, कितना दिया तुमने प्रैक्टिकली मेजर किया तो ये 0.896 लीटर, 0.896 लीटर एट STP दिया। तो मोल हम निकाल सकते हैं, मोल ऑफ CO2 निकालेंगे तो 0.896 डिवाइडेड बाय 22.4 ये आ जाता है 0.04 मोल, यानी CO2 का कितना मोल बना ये तुम्हें पता है। अच्छा, इसके इन्वॉल्व रिएक्शन क्या लिखे होंगे, CaCO3 सॉलिड को हीट किया तो ये क्या बना होगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बना, CO2 गैस बना। अब मुझे ये बताओ इसमें हमें क्या प्रैक्टिकली ये पता है कि ये 0.04 मोल आ रहा है। अब अगर ये प्रैक्टिकली इतना दे रहा है तो ये इसके थ्रू हम मोल रिलेशन से CaCO3 का एक्चुअल मास पता कर लेंगे। तो हम कहेंगे मोल ऑफ CaCO3 मोल रिलेशन से इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 उसकी भी स्टोइकियोमेट्री 1, तो मोल ऑफ CaCO3 भी हमें कितना मिल जाएगा 0.04। अब यहां से हम मास निकाल लेंगे मोल मैप का यूज करके, तो 0.04 इंटू 100 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो 4 ग्राम आ गया। यानी एक्चुअल में जो इस सैंपल का मास होगा वो एक्चुअल में जो हमने मेजर किया लैब में जाके वो 4 ग्राम ही आया, जबकि उसने कितना दिया था 5 ग्राम, यानी उसने तुमको लूट लिया, चूना लगा दिया है। अब उस चूने में कितना चूना लगाया है तो उसे हम परसेंटेज प्योरिटी से निकालेंगे। तो परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू एक्चुअल में कितना मास आया 4, प्रैक्टिकली कितना मास आया 5 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 80%। तो तुम्हारे पास जो आंसर होने वाला है 80%। तो इस तरीके से ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। याद रखोगे, पूरा अच्छे से रिवाइज करना, इसके सवाल इसमें अटैच्ड हैं, सारे टॉपिक वाइज उनको सॉल्व कर लोगे, एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसका अगर तुम्हें कुछ भी मटेरियल चाहिए मोल का 5 पैप का PDF तो तुम टेलीग्राम में जाओ, डाउट ग्रुप में जाओ, वहां सारी चीजें मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही।